सो आप कुछ देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज जो वेक्टर एडिशन को लेके हैं। जैसे मान लीजिए आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, एक a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और एक बी वेक्टर दिया हुआ है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। यदि आप इन दोनों वेक्टर को जोड़ोगे क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर आएगा? दोनों के एक्स कंपोनेंट जोड़ेंगे, यानी a1 प्लस b1 टाइम्स आई कैप प्लस a2 प्लस b2 टाइम्स जे कैप प्लस a3 प्लस b3 टाइम्स के कैप। इन सभी का प्रूफ आसानी से किया जा सकता है बना के डायग्राम, बट उसकी जरूरत नहीं है अभी। ऐसे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो माइनस होंगे, यानी a1 माइनस b1 टाइम्स आई कैप प्लस a2 माइनस b2 टाइम्स जे कैप प्लस a3 माइनस b3 टाइम्स के कैप। और यदि मान लो मैं लिखता हूं कि इफ a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर, दो वेक्टर कब बराबर हो सकते हैं? जब उनके तीनों ही जो कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड कंपोनेंट, a1 को बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, a2 को बोलेंगे वाई कंपोनेंट और a3 को बोलेंगे जेड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। सो यदि ऐसा है, यदि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर तो क्या होगा? इन दोनों के कंपोनेंट्स बराबर होंगे आपस में करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब होगा a1 बराबर b1, a2 बराबर b2 एंड a3 बराबर b3। ये इसका मतलब होगा। और यदि मैं किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? मान लो मैंने किसी ए वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्या हो जाएगा? लैम्डा एक स्केलर है तो इसके सारे कंपोनेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे? लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ये बन जाएगा लैम्डा a1 टाइम्स आई कैप प्लस लैम्डा a2 टाइम्स जे कैप प्लस लैम्डा a3 टाइम्स के कैप। कुछ और जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर हैं और यहाँ पे कोई दो स्केलर ले लेता हूं मैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लेट से, ठीक है। दो स्केलर लैम्डा 1 लैम्डा 2, ए एंड बी आर वेक्टर्स, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर स्केलर्स। कोई कांस्टेंट नंबर्स होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। मान लो आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि लैम्डा 1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स ए वेक्टर मान लो, तो क्या है एक्चुअली है? इसको आप ऐसे लिख सकते हो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स, ठीक है, ये कॉमन सी प्रॉपर्टी है। मान लो कुछ इस तरह दिया हो कि लैम्डा 1 बाहर दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है लैम्डा 2 टाइम्स ए वेक्टर, क्या हो जाएगा ये? इसका मतलब क्या है? पहले ए वेक्टर को आप लैम्डा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो रिजल्टेंट है उसको फिर से लैम्डा 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। इससे अच्छा क्या करें हम? लैम्डा 1 लैम्डा 2 टाइम्स ए वेक्टर कर देंगे, पहले ये निकाल लेंगे, उसको ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कुछ लैम्डा 1 दिया हुआ है, इधर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा 1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा 1 टाइम्स, ये बाहर कोई स्केलर है तो दोनों वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एडिशन के लिए। सो एक स्पेशल केस देख रहे हैं यहाँ पे। मान लो अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाए कि बी वेक्टर बराबर है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, इसका क्या मतलब है? क्या ए और बी का डायरेक्शन अलग अलग है? नहीं है। क्या अंतर है? केवल ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यदि लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इक्वल वेक्टर तो है ही है, दिया तो हुआ है आपको, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। बी ए के इक्वल नहीं है, बी किसके इक्वल है? लैम्डा टाइम्स ए के इक्वल है। डायरेक्शन दोनों का सेम है, पर क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है। सो आप इसको अगर दोनों साइड मॉड लगाओगे तो क्या आएगा? मॉड ऑफ बी बराबर मॉड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर। इसका मतलब क्या है? मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स मॉड ऑफ ए वेक्टर। ऐसे लिखोगे आप इसको। और ये मेरा यहाँ पे मुद्दा नहीं था, मुद्दा मेरा ये है कि यदि बी वेक्टर इक्वल लैम्डा ए वेक्टर, कैसे वेक्टर हुए? ये कोलिनियर वेक्टर हुए, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है। इनको आप एक ही लाइन पे रख सकते हो। कोलिनियर वेक्टर कैसे होता है? जिनको एक कॉमन लाइन पे हम उठा के रख सकें, स्पेस में मूव कराते कराते हम दोनों को एक ही कॉमन लाइन पे लेके आ जाएं तो कोलिनियर हो जाएंगे। उसके लिए डायरेक्शन बस सेम चाहिए होती है। और कोलिनियर में तो ये भी नहीं होता कि आपका पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, बस आपको क्या चाहिए होता है? या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल, एक लाइन पे आना चाहिए। पर यहाँ तो पैरेलल वेक्टर्स हैं एक्चुअली, ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं तो कोलिनियर भी होंगे, तो आप लिख सकते हो कोलिनियर यहाँ पे, या फिर पैरेलल वेक्टर्स लिख सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है। सो इस केस में क्या होगा? यदि b बराबर आपको दिया हुआ है ये, यानी b को मैं लिख लूंगा अब स्टैंडर्ड तरीके से b1 टाइम्स आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये बराबर होगा आपका लैम्डा ए से, लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? लैम्डा a1 आई कैप प्लस लैम्डा a2 जे कैप प्लस लैम्डा a3 के कैप। तो यदि ये दोनों वेक्टर बराबर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एक्स कंपोनेंट बराबर होंगे, वाई कंपोनेंट बराबर होंगे और
z कंपोनेंट बराबर होगा, इससे क्या हो जाता है सिद्ध, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि b1 बराबर क्या होगा लैम्डा a1, b2 बराबर क्या होगा लैम्डा a2 और b3 बराबर क्या होगा लैम्डा a3। यानी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी b1 अपॉन a1, यहां से निकालोगे लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी b2 अपॉन a2, यहां से निकालोगे तो b3 अपॉन a3, जिससे मैं लिख सकता हूं कि b1 अपॉन a1 बराबर b2 अपॉन a2 बराबर b3 अपॉन a3 बराबर लैम्डा। तीनों ही लैम्डा के बराबर है तो तीनों आपस में ही बराबर हो गए। यानी कोलिनियर वेक्टर्स या फिर पैरेलल वेक्टर्स का क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। दोनों के एक्स कंपोनेंट का रेशियो बराबर दोनों के वाई कंपोनेंट का रेशियो बराबर दोनों के एक्स कंपोनेंट का रेशियो। जैसे आप पैरेलल लाइंस लिखते हो, पैरेलल लाइंस के जो कोएफिशिएंट होते हैं ax प्लस by प्लस c, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस तरह से आता है ना, तो वैसे ही है ये भी। और यहाँ पे जो a1 a2 a3 है और b1 b2 b3 क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज भी हैं। यानी ये वो रेशियोज हैं जो दिखाते हैं कि इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी। और क्योंकि हमें सिंपलेस्ट रेशियो लेना चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो कौन सा होगा a1 a2 a3 होंगे या b1 b2 b3 होगा, सिंपलेस्ट रेशियो होगा a1 a2 a3, क्योंकि वो छोटा है ना, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो b1 b2 b3 मिल रहा है। यानी आपके डायरेक्शन रेशियोज आएंगे a1 a2 a3, जो आपको बता रहे हैं कि वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 a2 एंड b3। हालांकि b1 b2 b3 के पर में डायरेक्शन रेशियो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं, तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। यानी हम चाहें तो इन a1 a2 a3 की मदद से हम डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, बेसिकली हमें डायरेक्शन कोसाइन सारे 1 से कम होते हैं एक्चुअली, क्योंकि उनका तीनों का स्क्वायर क्या आता है 1 आता है। तो डायरेक्शन कोसाइन फर्स्ट हो जाएगा a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, इस तरीके से बाकी सभी निकाल सकते हैं। बट यदि मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन आपको अलग से दिए हो, कि मान लो किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है LMN आपको दिया हुआ है, तो आप वेक्टर लिख सकते हो। क्या होगा वेक्टर, यदि मान लो किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं LMN, तो उस दिशा में कोई वेक्टर क्या होगा, एक उस दिशा में एक वेक्टर हो जाएगा LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। अगर आप उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो LMN है वो क्या बन जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे। वैसे भी लिख सकता हूं मैं, चाहूं तो लिख लेते हैं। ठीक है, यदि हमें डायरेक्शन कोसाइन दिए हो, सेकंड पार्ट बोल लेते हैं, यदि हमें LMN दिए हो डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे, तो यहाँ पे जो वेक्टर बनेगा कौन सा वेक्टर बनेगा LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, या फिर L का मतलब क्या होता है cos अल्फा I कैप प्लस cos बीटा J कैप प्लस cos गामा K कैप। ये जो वेक्टर बनेगा ना, ये एक्चुअली क्या होगा, ये होगा यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, इसको यूनिट वेक्टर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड होगा इसका, मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस, अभी हमने देखा था किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है XI क्या प्लस YJ क्या प्लस ZK का मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। यानी इसका मैग्नीट्यूड होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 1। यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो क्या होता है वेक्टर होता है। यानी अगर आप डायरेक्शन कोसाइन से वेक्टर बनाते हो तो क्या बनता है, उस दिशा में यूनिट वेक्टर बनता है। अगर आप डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर बनाते हो तो उस दिशा में एक जनरल वेक्टर बनता है, जो कि यूनिट वेक्टर जरूरी नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं, पर डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो नहीं हो सकते। समझ में आ रही है बात। यानी आप LMN को आप डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हो, पर डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो में एक्चुअली सम ऑफ स्क्वायर की कंडीशन नहीं है कोई भी, तो आप कुछ भी मान लो, सिंपलेस्ट रेशियो मानते हैं हम जनरली, बट डायरेक्शन कोसाइन से जो बनेगा वो हमेशा यूनिट वेक्टर ही बनेगा, पर डायरेक्शन रेशियो से बनने वाला जो वेक्टर जरूरी नहीं है कि यूनिट वेक्टर हो, और ज्यादातर नहीं भी होगा, क्योंकि हम सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे इसमें नहीं होगा, पर हो सकता है। ठीक है, कोसाइन की मदद से बनाओगे तो यूनिट वेक्टर बनेगा, रेशियो की मदद से बनाओगे तो बन भी सकता है, नहीं बन सकता, डिपेंड करता है आप रेशियोज कौन से ले रहे हो, सिंपलेस्ट रेशियो ले रहे हो या कोई जनरल रेशियो ले रहे हो, क्या ले रहे हो। बिकॉज डायरेक्शन कोसाइन में यदि आप किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाता है, वो डायरेक्शन रेशियो बन जाता है। अगर वो कांस्टेंट 1 होता है तो आपका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो बराबर ही हो गया, अगर 1 नहीं होगा तो फिर अलग हो जाएगा। सो कुछ बेसिक सवालों से स्टार्ट करते हैं जो अभी तक हमने सीखा है। मान लीजिए आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये कोई वेक्टर है और आपको बताना है कि इस दिशा में एक यूनिट वेक्टर क्या होगा जिसकी दिशा वही हो और मैग्नीट्यूड 1 हो। आपको ए कैप बताना है क्या होगा। देखिए, मैं आपको जो प्रॉपर्टीज बताई उन्हीं की मदद से करूंगा। ए कैप क्या होगा, डायरेक्शन वही रखेंगे, मैग्नीट्यूड का कम कर देंगे, ऐसे होगा। यानी ऊपर आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप,
मॉड क्या होगा वेक्टर का, इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट क्या होगा इसका मॉड, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हुआ ये 4 और 9 13 और 1 14 अंडर रूट 14, यानी अंडर रूट 14 नीचे आ जाएगा। अब क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 14 क्या एक कांस्टेंट है, आपने देखा था यदि कोई लैम्डा ए वेक्टर होता है वो क्या हो जाता है, लैम्डा टाइम्स a1 i कैप प्लस लैम्डा टाइम्स a2 j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, देखा था भी आपने ये चीज, यानी सारे कोएफिशिएंट्स उस लैम्डा की मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे लैम्डा क्या है एक्चुअली, ये तो आपका वेक्टर हो गया, ए वेक्टर एक तरह से मान लो, लैम्डा क्या है यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 14, उसकी क्या हो तीनों से मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा ये कुल मिला के 2 अपॉन अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 जे कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 14 के कैप। अब ये आपका यूनिट वेक्टर है, आप चाहे तो करके देख लो सम, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करके देख लो क्या आएगा, 4 अपॉन 14 प्लस 3 9 अपॉन 14 प्लस 1 अपॉन 14 यानी 14 अपॉन 14 यानी 1 अपॉन 1 यानी कि 1, यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड तो बनाना ही था। अब मैं पूछूं आपसे इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, अरे L इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 14, M इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 14, N इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 14, यही तो होंगे। डायरेक्शन कोसाइन से बनने वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 ही तो होता है। यानी मैं पूछूं आपसे वो एंगल बताओ जो ये वेक्टर बना रहा होगा अल्फा के साथ, मतलब जो एक्स के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो कौन सा होगा, ये वेक्टर शायद 3D में कहीं भी हो उसको उठा के मैं एक्स पे ला सकता हूं, यानी एक्स और उसका कुछ एंगल बन रहा होगा, चाहे वो वेक्टर कहीं भी हो उसकी टेल को उठा के मैं ओरिजिन पे ला सकता हूं, नहीं ला सकता, कोई भी तीर है तुम्हारा 3D में उसको उठा के तुम्हें ऐसे ओरिजिन पे लाना है, ला सकते हो तुम, नहीं ला सकते, तो ओरिजिन पे आ गया तो क्या हो गया एक्स और उसके बीच में एंगल बनेगा, उसको हम बोलेंगे अल्फा। कॉस अल्फा की क्या वैल्यू होगी 2 अपॉन अंडर रूट 14, अल्फा की क्या वैल्यू होगी कॉस इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 14, ऐसे बीटा गामा निकाल सकते हो। डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे 2 3 1, आप डायरेक्शन कोसाइन को अंडर रूट 14 से मल्टीप्लाई कर दो, आप डायरेक्शन कोसाइन को अंडर रूट 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, देखो डायरेक्शन रेशियो कोई फिक्स नहीं होते, अगर उसके डायरेक्शन रेशियो 2 3 1 है तो उसके डायरेक्शन रेशियो 4 6 2 भी है, एज लॉन्ग एज तीनों के बीच में रेशियो सेम रहता है। और हमें सिंपलेस्ट रेशियो देखना होता है तो हम क्या बोल देंगे, हम तीनों को अंडर रूट 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 2 3 1, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे 2 3 1, यानी इस डायरेक्शन में एक और वेक्टर कौन सा होगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप, इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर होगा। कोसाइंस तो ये होगा एक्चुअली, ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया। डायरेक्शन रेशियोस कौन से होंगे, डायरेक्शन रेशियो को हम जनरली ABC से बोलते हैं, यहाँ पे A की वैल्यू हो जाएगी 2, B की वैल्यू हो जाएगी 3 और C की वैल्यू हो जाएगी 1, ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो सिंपलेस्ट रेशियो है तीनों के बीच में। और यानी मैं एक वेक्टर लिख सकता हूं, मैंने मान लो एक वेक्टर लिख दिया, मान लो ये B वेक्टर है, इसको लिख दिया 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप, ये वेक्टर कैसा है, क्या ये B वेक्टर और A वेक्टर पैरेलल नहीं है ना, वहीं से तो आया ये पैरेलल है, बस किस में अंतर है मैग्नीट्यूड में अंतर है। कितना अंतर है मैग्नीट्यूड में कि जो B वेक्टर है वो एक्चुअली अंडर रूट 14 टाइम्स A वेक्टर है। आप देखो A वेक्टर को आप अंडर रूट 14 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप। तो मैं पिछले वाले सवाल में बता था आपको B वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A वेक्टर, तो B वेक्टर एक्चुअली यहाँ पे ये है, लैम्डा यहाँ पे क्या है अंडर रूट 14, A वेक्टर क्या है यहाँ पे ये, यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो B वेक्टर है वो सम लैम्डा टाइम्स A कैप है, जहां पे लैम्डा की वैल्यू है अंडर रूट 14 और A कैप आपको ये दिया हुआ है। तो पिछला वाला जो केस था उससे मैं रिलेट करके बता रहा हूं आपको। बस एक और सवाल करते हैं, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप। अब ये जो वेक्टर क्या है ये 2D वेक्टर है एक्चुअली, ये केवल एक प्लेन में आएगा क्योंकि इसमें क्या है केवल i और j कंपोनेंट है, तो xy प्लेन में आएगा ये वेक्टर, एक्चुअली प्लेनर वेक्टर है। दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। ऐसे वेक्टर की क्वेश्चन बताइए जिसका डायरेक्शन तो इसके बराबर इसके जैसा हो परंतु उसका मैग्नीट्यूड क्या हो 7 हो, यानी हम ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन तो वही हो और उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। आपको ये दिया हुआ है A वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, मॉड ऑफ A वेक्टर होगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 5, यानी 1 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अब क्या करना है, हमें इसी दिशा में वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करें यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। इसी दिशा में यूनिट वेक्टर कैसा होगा, एक ऐसा होगा, ये कौन सा होगा, इसको बोलेंगे हम A कैप। अब यदि इस A कैप को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा ये 7 A कैप,
यही तो चाहिए हमें, ऐसा वेक्टर जिसकी दिशा वही रहे, मैग्नीट्यूड टोटल 7 हो जाए, 7 गुना नहीं, 7 गुना होगा तो सिंपल 7 ही कर देते, 7 गुना करना होता तो 7 टाइम्स ए वेक्टर कर देते, तो 7 गुना नहीं करना ना, ऐसा करना है इसका टोटली लेंथ 7 गुना है, तो पहले हमें एक करना पड़ेगा, एक कर लिया, अब क्या करना है, यह तुम्हारे पास 100 की नोट थी और तुमसे किसी ने 7 रुपए मांगे, तुमने क्या किया, पहले 100 के खुले करवाए, एक एक के 100 सिक्के ले लिए, एक एक के 100 सिक्के, एक एक के 7 सिक्के जोड़ के दे दिए, लो 7 रुपए, तो वही किया है यहाँ पे। तो ए कैप कैसे निकालेंगे, ए कैप हो जाएगा आपका ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ए वेक्टर दिया हुआ था, मॉड ए √5 है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप। अब जरूरी नहीं है आप हर बार इंडिविजुअल पे डिवाइड करें, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 1/√5 आई कैप माइनस 2/√5 जे कैप। जरूरी नहीं है हर बार मैं ऐसे छोड़ू, मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ए कैप आ गया, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, यानी ये कौन सा 7 ए कैप किसके बराबर हो जाएगा, 7/√5 मल्टीप्लाई बाय आई कैप माइनस 2 जे कैप। अब चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो मत करो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर सही है। आप चाहो तो ऐसे लिख लो 7/√5 आई कैप माइनस 14/√5 जे कैप, चाहे आप ऐसे छोड़ दो, ये भी सही है आंसर, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पे जो आपके कंपोनेंट है एक्चुअली कोई कोसाइन वगैरह नहीं है, ये बेसिकली रेशियो है एक्चुअली। अब अगर आप √5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 7 और 14, और 7 14 को और सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 1 और -2, एंड डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, 1 -2 0, ये डायरेक्शन रेशियो होंगे एक्चुअली इसके। और डायरेक्शन रेशियो से कोसाइन कैसे निकालेंगे, -1/√-1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, सब सिखा चुका हूं मैं आपको पहले, ठीक है। कोसाइन और रेशियो के बारे में आप अगले चैप्टर में बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया आपको कैसे कर रहे हैं इस तरह के सवाल। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है आपको 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। दो वेक्टर दिए हुए हैं, आपको निकालना है इन दोनों का जो सम करने पे जो वेक्टर बनेगा उस दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा, यानी पहले सम निकालिए, लेट से सम है सी वेक्टर के बराबर, सी वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, तो आपको निकालना है सी कैप निकालना है आपको। सिंपल सा था, आप सी वेक्टर निकालेंगे, ए प्लस बी वो आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, यहां ध्यान रखनी है 3 और -5 कितना बचेगा, -2 के कैप। सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सी वेक्टर का मॉड हो जाएगा √4² प्लस 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये कितना होगा 16 और 9 25 और 4 29, ये √29। सी कैप क्या हो जाएगा, सी कैप हो जाएगा आपका सी वेक्टर अपॉन √29, सी वेक्टर अपॉन 4/√29 आई कैप प्लस 3/√29 जे कैप माइनस 2/√29 के कैप। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कराओगे सी कैप का क्या आएगा, 1 आएगा। सी कैप का मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यूनिट वेक्टर है ना वो। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो है वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। जैसे हम पढ़ते हैं लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स निकालने की इक्वेशन निकालते हैं, जैसे हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं कि दो लाइन हमें दो पॉइंट पता होता है, उनसे जोड़ने वाली लाइन निकालते हैं हम 2 पॉइंट फॉर्म से, उस तरीके से हम वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट प्लेन बनाऊं, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और मैंने 3D में कोई भी 2 पॉइंट ले लिया, मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया मैंने ये P और एक पॉइंट ले लिया मैंने लेट से Q। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। तो P से Q को ज्वाइन करने वाले वेक्टर की मुझे इक्वेशन निकालनी है। इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2। ये इक्वेशन आपको निकालनी आती होगी, काफी सिंपल। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, O से पहले इसको जोड़ देते हैं P को, और O से हम जोड़ देते हैं। आप ट्राइंगल लॉ से देख सकते हो कि OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर बराबर क्या होगा, OQ वेक्टर होगा, और यानी PQ वेक्टर इसके बराबर हो जाएगा OQ माइनस OP। OQ निकालना, OQ क्या है, Q का पोजीशन वेक्टर, OQ Q का पोजीशन वेक्टर, तो उसका क्या होगा वेक्टर, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, माइनस OP वेक्टर कौन सा होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। फिर मैंने जो प्रॉपर्टी दिखाई थी आपको, तो अगर दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स भी सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा x2 माइनस x1 टाइम्स i कैप प्लस
y2 माइनस y1 टाइम्स जे कैप प्लस z2 माइनस z1 टाइम्स के कैप। यानी किन्हीं भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर निकालना है आपको। तो जो आपका हेड होता है, हेड के कोऑर्डिनेट्स में से आपको टेल के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं। और यदि आप पीक्यू का मैग्नीट्यूड क्या इसके बराबर होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसका x कंपोनेंट कौन सा है, x2 माइनस x1। y कंपोनेंट क्या है, y2 माइनस y1। z कंपोनेंट क्या है, z2 माइनस z1। यानी अंडर रूट दिस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का, ये सभी अंडर रूट में होगा, ध्यान रहे। एक लाइन में आ नहीं पाया तो नीचे लिखना पड़ा है मेरे को, प्लस अंडर रूट z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हमने वेक्टर से निकाल लिया इस तरीके से। तो काफी आसान है, इसको आप समझ सकते हैं। कोई भी 3D में कैसे भी पॉइंट्स दिए हों, ये पॉइंट्स आपको लग रहा है कि मैंने ये YZ प्लेन में बना रखा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली पॉइंट्स को 3D में ड्रॉ करना एक प्लेन पे काफी मुश्किल होता है। तो इस तरह आप डायग्राम पर इमेजिन कर सकते हो कि कैसे कोई भी वेक्टर हो 3D में, कोई मतलब नहीं है, उससे जरूरी नहीं है। आप OPQ तो आपका ट्रायंगल ही बनेगा, चाहे आप कोई भी पॉइंट लो, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल बने 3D में, बट बनेगा तो ट्रायंगल ही। उसमें आप ये प्रूफ से आप इस तरह निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट सीखेंगे। वेक्टर्स का जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो थैंक यू सो मच।